चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी नई यूनिट क्लास 12 का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक से छोटा पड़ता है, लेकिन क्वेश्चंस में पीछे नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जितना भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है और रोज उस पर टाइम देना है, क्योंकि पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चे को दुखी कर देंगे अगर उसने साथ साथ नहीं पढ़ा तो उसको साथ साथ आराम आराम से, ठीक है, प्यार से, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। जो मैं आपको करवा रहा हूं उसको बार बार पढ़ना है जब भी आपको समय मिलता है, ठीक है। छोड़ना नहीं है, रोज का लेक्चर रोज खत्म कर देना है पढ़ के, ठीक है। और आपके पास जब समय ज्यादा बच जाता है तो आप पीछे वाले लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं पहले डी ब्लॉक को। जब डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा फिर हम एफ ब्लॉक शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? जैसे कोई आपसे पूछे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स थे जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के पी ऑर्बिटल में एंटर हुआ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? Those elements whose last electron enters into d orbital of outermost shell। और आपको पता होगा कि जो डी ब्लॉक होता है वो एस और पी के बीच में लाई करता है। एस और पी के बीच में लाई करता है, पता होगा। क्लियर है? लेफ्ट में एस होता है, फिर राइट में पी होता है और बीच में डी होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक में, जैसे एस ब्लॉक में पहले दो ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से ग्रुप 18 होते हैं, तो डी में इनके बीच में कितने ग्रुप रह गए? 10 ग्रुप्स। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 डी ब्लॉक में होते हैं। इट हैज ग्रुप्स 3 टू 12। तो ये बेसिक चीज है जो हर बच्चे को पता होती है, हर बच्चे को पता होती है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पी ब्लॉक की भी बताई थी पिछले चैप्टर में, अब यहां डी ब्लॉक की बता रहा हूं। n-1d ns, जितना s होगा उससे एक कम d होगा। जैसे 4s होगा तो 3d होगा, 5s होगा तो 4d होगा, इस तरीके से होता है। समझ में आ गया? s में रहेंगे 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन और d में रहेंगे 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन। ये होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये होती है बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब आ रहा है इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को किसी और नाम से भी पुकारा जाता है। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द, सभी नहीं, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स are also called transition elements। Most of the D block elements are also called transition elements। अब कोई पूछे
कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ध्यान से समझना बेटा इसको, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं होता। इसका मतलब ये वो एलिमेंट हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में डी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। या तो एटॉमिक स्टेट में ऐसा देखने को मिलेगा, अगर एटॉमिक स्टेट में आपको देखने को मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसा आपको आयनिक स्टेट में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ ना हो, या तो एटॉमिक स्टेट में या फिर आयनिक स्टेट में। डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि डी ब्लॉक में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, तो फिर वो ट्रांजिशन नहीं है। इसको ध्यान रखना। दोज एलिमेंट्स whose d subshell is incompletely filled, either in atomic state, आपको समझाता हूं अभी, either in atomic state or in ionic state। ये चैप्टर करने से पहले उम्मीद करता हूं हर बच्चे को 21 से लेकर 30 एलिमेंट्स तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, और क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन होते हैं, ये भी आपको पता हो। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ स्कैंडियम का। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन 21 नंबर पे आता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d4s पे खत्म होती है। 18 पीछे तक हो गया, आता है ना लिखने बेटा? ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखने आती है ना। 18 मतलब आर्गन, 3d और 4s। 4s में 2, 18 2 20 और 21। ठीक है, या आप स्कैंडियम हो गया, कोई भी ले लो, या आप मैंगनीज ले लो, 25 नंबर पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 18 आर्गन, 3d4s, 18 और 2 20 और 5 25। इसका भी डी भरा नहीं हुआ है ना। कॉपर दे लो, कॉपर 29 नंबर पे आता है, और ये एक्सेप्शन था, अगर सब बच्चों को पता हो तो। आर्गन 18, 3d4s, तो इसके 3d में 10 होते हैं, 4s में 1 होता है। अब बच्चा बोलेगा कि सर इसका 3d तो पूरा भरा हुआ है, तो इस कॉपर को ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? मैं आपको समझा देता हूं। यहां क्वेश्चन उठता है, कॉपर हैज फुली फिल्ड d subshell, yet it is ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? बताएंगे? कोई बता सकता है? क्योंकि सर ने बोला था कि जिसका डी सबशेल पूरा भरा हो वो ट्रांजिशन नहीं होता। कॉपर का तो भरा हुआ है, उम्मीद करता हूं सबको कॉन्फ़िगरेशन आती है। कॉपर का तो भरा हुआ है, तो इसको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? तो डेफिनेशन पूरी तुमने अच्छे से नहीं पढ़ी। इसका मतलब या तो एटॉमिक स्टेट में या तो आयनिक स्टेट में। तो मैं यहां लिखता हूं कॉपर 29, कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18, 3d4s 18 और 2 20 और 9 29, लेकिन यह एक्सेप्शन होता है 4s1, 3d10 + 1 में आपने पढ़ रखा होगा। तो यहां तो d तो पूरा भरा हुआ है, बट दिस इज एटॉमिक स्टेट। ये इसकी एटॉमिक स्टेट है। देखते हैं आयनिक स्टेट में d 10 रहता है क्या? Whereas in ionic state
दैट इज कॉपर +2। सभी जानते हैं कॉपर पर +2 स्टेट होता है, तो कॉपर +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3d9, क्योंकि एक 4s से खत्म हो जाएगा और एक d से, 3d9 एज इट हैज, अब देख लो d पूरा कहां भरा हुआ है, एज इट हैज इनकम्प्लीट d सबशेल। देखा? तो किसी को नॉन ट्रांजिशन बोलने से पहले ये देख लो क्या उसकी आयनिक स्टेट में भी कॉन्फ़िगरेशन D फुली फिल्ड है क्या? जैसे कॉपर की आयनिक स्टेट में D पूरा नहीं भरा हुआ, तो कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एज इट हैज इनकम्प्लीट D सबशेल, देयरफॉर कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसकी आयनिक स्टेट में तो D एटलीस्ट पूरा नहीं भरा हुआ, तो कॉपर को ट्रांजिशन बोलेंगे। शायद इस एग्जांपल से सबको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। या तो एटॉमिक स्टेट, अगर एटॉमिक स्टेट पूरा भरा हुआ है तो आयनिक स्टेट देख लो, अगर आयनिक स्टेट में भी पूरा भरा हुआ है तो वो ट्रांजिशन नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन उठ जाए, पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन उठ जाए कि जो जिंक होता है Zn, या Cd होता है कैडमियम, या जो Hg होता है मर्क्यूरी, आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। However, they are members of D block. तो डी ब्लॉक का मेंबर होने के बावजूद जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो क्या कहोगे? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी इनकी डी सबशेल पूरा भरा हुआ है, चाहे एटॉमिक स्टेट हो चाहे आयनिक स्टेट हो, दोनों ही स्टेट में इन एलिमेंट्स का डी सबशेल पूरा भरा हुआ है, इसीलिए ये ट्रांजिशन नहीं है। जिंक का एग्जाम्पल उठाकर देख लेना। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 पर खत्म हो जाती है, और जिंक अपने ऊपर जो चार्ज रखता है वो +2 रखता है, उसको रखने के बावजूद इसका 3d10 है। तो क्लियर हो रहा है? एटॉमिक स्टेट और आयनिक स्टेट दोनों स्टेट में अगर एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन में डी सबशेल पूरा भरा हुआ है तो वो ट्रांजिशन नहीं कहलाएंगे। तो ध्यान रखना, बिकॉज इन एटॉमिक स्टेट as well as in their ionic state, these elements have fully filled D subshell। इस वजह से ये नहीं होते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल समझाता हूं, नोट करें। एग्जाम्पल देखो, ये जो जिंक है 30 नंबर पे आता है, इसी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 3d 4s 18 2 20 और 10 30 18 to 20 10 30, राइट, फुली फिल्ड। और एटॉमिक स्टेट में +2 में, यानी आयनिक स्टेट में 3d10, यहां भी फुली फिल्ड, यहां भी फुली फिल्ड। समझ रहे हो ना? तो इसलिए यह ट्रांजिशन होता है, सॉरी, इसलिए नॉन ट्रांजिशन होता है। इसका डी सबशेल एटॉमिक स्टेट और आयनिक स्टेट दोनों में भरा हुआ है, इसलिए जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ये 3 एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में जो नहीं कहलाते ट्रांजिशन। ठीक है, चलो, आई होप सबको समझ में आ गया, क्लियर होगी बात। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, ध्यान से देखना, उसको डिवाइड किया हुआ है 4 ट्रांजिशन सीरीज में। पूरे डी ब्लॉक को 4 ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया हुआ है, ऐसे, मतलब
1 2 3 4 ऐसे, मतलब ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिर ये इसके नीचे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, फिर नीचे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और इसके नीचे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो बेटा चाहे फर्स्ट सीरीज हो, चाहे सेकंड सीरीज हो, चाहे थर्ड सीरीज हो, चाहे फोर्थ सीरीज हो, आखिरी इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में ही आएगा। तो मुझे बताओ डी कहां से शुरू होता है, 1D 2D या 3D से? कहां से शुरू होता है? 3D से, है ना? तो ध्यान से देखना, मैं आपको चारों सीरीज के बारे में कुछ ज्ञान दे देता हूं। पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। तो पहला ट्रांजिशन सीरीज होता है बच्चे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर सब जानते हैं 21 और जिंक का होता है 30 यानी +1 में आप पहली ट्रांजिशन सीरीज पढ़ चुके हो। और इस सीरीज में कौन सा डी भरा जाता है, 1D 2D या 3D? अरे 1D 2D तो होते ही नहीं, 3D से शुरुआत होती है इन दिस सीरीज। 3D ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड, जैसे स्कैंडियम में 3D1 होगा, टाइटेनियम में 3D2 होगा, वैनेडियम में 3D3 होगा, इस तरीके से, और जिंक में 3D10 होगा, है ना? तो डी में इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जाएंगे। 3D ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होता है वो येट्रियम से शुरू होता है, येट्रियम से शुरू होता है, कैडमियम तक जाता है, YTTRUM, येट्रियम से कैडमियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर बेटा 39 होता है और कैडमियम का एटॉमिक नंबर बेटा 48 होता है। 10 का अंतर दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, 39 48। और इस सीरीज में क्या भरा जाता है? इन दिस सीरीज 4D ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। लिख लोगे ऊपर की तरह, बस 3D जगह पर क्या आ जाएगा? 4D। तो सेकंड सीरीज भी आपको याद हो जाएगी कहां से लेकर कहां तक एलिमेंट होते हैं। चलो थर्ड की बात करते हैं। जो तीसरी ट्रांजिशन सीरीज होती है बेटा, वो कहां से लेकर कहां तक होती है? देखो तीसरा ट्रांजिशन सीरीज वो है जहां पर आप 57 के बाद 72 देखते हो सीधे, अगर किसी को याद है तो। आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो 57 के बाद सीधे 72 दिख रहा है, ठीक है, यानी 58 से लेकर 71 लेंथेनॉइड्स बन के नीचे दिखाई देते हैं। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, मतलब आपको मिलेगा इसमें लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। उसके बाद आपको 58 से लेकर 71 इसमें दिखाई नहीं देंगे, फिर आपको हैफनियम दिखाई देगा जिसका एटॉमिक नंबर 72 होगा, और हैफनियम से लेकर आपको मर्क्यूरी तक दिखाई देगा, हैफनियम टू मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर आप सब जानते हैं 80 होता है, ठीक है। तो इसमें कौन से ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं? इन दिस सीरीज 5D ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। इसमें 5D ऑर्बिटल्स को भरा जाता है। याद कर लेना, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में कंटिन्यूटी नहीं है, 57 से शुरू होता है 80 तक होता है, 58 से लेकर 71 इसमें नहीं होते, पता ही होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की, लास्ट की, ठीक है। आई होप आप सभी इसी तरीके से चारों ट्रांजिशन सीरीज याद कर लेंगे। फोर्थ में भी आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, आपको 89 से शुरू होगा ये, और 89 के बाद 90 से लेकर 103 आपको नहीं दिखाई देंगे,
वो नीचे है टेबल में, ठीक है। आपको सीधे 104 दिखाई देगा 89 के बाद, 104 से लेकर 112, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा एक्टीनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। फिर आपको 90 से लेकर 103 दिखाई नहीं देंगे, फिर आपको 104 वाला दिखाई देगा रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम इसका एटॉमिक नंबर बेटा 104 होता है, और 104 से लेकर आपको लास्ट तक कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम दिखाई देगा, और कॉपरनीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 112 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आपको मैंने 4 ट्रांजिशन सीरीज बता दी। एक बार वीडियो पॉज करके एक बार मन में रिवाइज कर लेना कि आपको एलिमेंट याद है कि सर ने फर्स्ट में कहां से लेकर कहां तक, सेकंड में कहां से लेकर कहां तक, थर्ड में कहां से लेकर कहां तक, फोर्थ में कहां से लेकर कहां तक। फर्स्ट में 3D भरा जाता है, सेकंड में 4D, थर्ड में 5D, और फोर्थ में लिख लेना 6D ऑर्बिटल्स भरा जाता है, 6D, ठीक है। तो आई होप आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हो, ठीक है। पहली जहां क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा, यहां क्वेश्चन है एटॉमिक साइज। ध्यान से देखना बेटा, एटॉमिक साइज। ये कहता है जब एटॉमिक साइज आप देखते हो, इधर जाते हो सीरीज में, ट्रांजिशन सीरीज ऐसे पढ़ोगे ना लेफ्ट से राइट, जब तुम ट्रांजिशन सीरीज देखते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, आपको ट्रेंड रेगुलर देखने को नहीं मिलता है। इस तरफ क्या होता है, साइज डिक्रीज ही होता है ना। तो डिक्रीज क्यों होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस साइड तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन एंड तक डिक्रीज नहीं होता है। ये मैं आपको यहां पर लाइन लिख के दिखाता हूं। जो साइज होता है वो डिक्रीज हो रहा है इन ट्रांजिशन सीरीज जो जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ये तो एक्सपेक्टेड था, तुम कहोगे इसमें क्या खास बात है, लेकिन बट ये जो डिक्रीज है ना, ये डिक्रीज स्मॉल होता जा रहा है मिडवे के बाद, बट दिस डिक्रीज बिकम्स स्मॉल आफ्टर मिडवे। जब तुम ट्रांजिशन सीरीज के बीच में पहुंच जाते हो, उसके बाद ये जो साइज का घटना है ये बहुत छोटा हो जाता है। ये स्टेटमेंट है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या बताओगे, बताइए ऐसा क्यों देखने को मिलता है? क्यों होता है ऐसा कि आपको जो साइज होता है लेफ्ट से राइट घटता है, वो तो तुम्हें पता है क्यों घटता है, लेकिन ये जो अंतर है वो कम क्यों हो जाता है, कम क्यों हो जाता है बताइए। यानी मिडवे के आसपास साइज लगभग कांस्टेंट क्यों हो जाता है? हम रीजन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। देखो जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ऐसे पहले ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे या किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में जाइए, जब तुम बाएं से दाएं जाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो जब कोई नया इलेक्ट्रॉन आता है तो वो दो तरह के फोर्स महसूस करता है, ध्यान से सुन लो इसको। एक जो पहले से इलेक्ट्रॉन वहां पर है उनसे रिपल्शन महसूस करता है, दूसरा फोर्स जो न्यूक्लियस है उससे अट्रैक्शन महसूस करता है। अब जो भी फोर्स दोनों में से ज्यादा होगा, साइज उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट करता है। अब जब साइज घटता है ना, तो घटता इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस का जो प्रभाव है वो रिपल्शन से ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लाता है और साइज छोटा हो जाता है, राइट। साइज बढ़ता कब है? साइज तब बढ़ता है जब न्यूक्लियस का प्रभाव कम हो जाता है, तो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, साइज बड़ा होता जाता है।
अब न्यूक्लियस के प्रभाव को हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है, और रिपल्शन के प्रभाव को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट होगा किसके ऊपर? स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ गए? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जब भी न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर, देन साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, या सीधे लिख लीजिए, तो साइज होगा डिक्रीज होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जब तुम बीचों बीच पहुंच जाओगे सीरीज के, यानी 25 नंबर पर आ गया, 21 से 25 तक, 25 मिडवे हो गया ना, 21 से 30 का 25 मिडवे हो गया, तो इन मिडवे ऑफ द सीरीज न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट लगभग बराबर हो जाते हैं, तो साइज में कोई चेंज नहीं आता। न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और साइज बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। साइज क्या हो जाता है? लगभग बराबर हो जाता है। ध्यान रखना। और सीरीज के एंड पे, जब सीरीज खत्म हो जाती है, खत्म होने वाली होती है, आखिरी में थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। इन एंड ऑफ द सीरीज जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट हो जाता है, यानी रिपल्शन अट्रैक्शन के ऊपर प्रभावी हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बिकम्स डोमिनेंट ओवर न्यूक्लियर चार्ज। एज अ रिजल्ट साइज इंक्रीजेस। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे। शुरुआत में न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता है तो साइज घटता है, फिर इस ट्रांजिशन सीरीज में बीचों बीच आकर दोनों बराबर हो जाते हैं तो साइज लगभग सेम सा रहता है, और सीरीज के एंड में साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। तो आई होप इसको आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। साइज में एक एक्सेप्शन और होता है, लेकिन जब आप लेंथेनोइड्स यानी एफ ब्लॉक पढ़ लोगे तब आपको वो चीज़ बताई जाएगी, अभी तो यही पढ़ना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर और साथ में पढ़ लेते हैं एंड, यह भी इंपॉर्टेंट है। एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, इसलिए साथ में कर रहे हैं। मेटेलिक कैरेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आपको पता है कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट यानी सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, तो आप सभी जानते हैं। सभी के सभी एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक भी मेटल होता है, डी ब्लॉक भी मेटल होता है, एफ ब्लॉक भी मेटल होता है, पता ही होगा आपको। तो इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है ना, हार्ड भी ज़्यादा होते हैं ये। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है।
तो मेटलिक कैरेक्टर इनका हाई क्यों होता है? इनका हाई मेटलिक कैरेक्टर क्यों होता है? बच्चों, मेटल की पहचान होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसमें मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। समझ में आ गया? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। समझ में आ गया ना? बोलिए, क्लियर है? और उनका फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो जब आप किसी मेटल को हीट करते हो ताकि वो वेपर बने, क्योंकि वेपर जब तक बनेगा नहीं इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, आइसोलेटेड गैसियस एटम आपको पता है, उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। मेटलिक एटम को गैसियस एटम में कन्वर्ट करना, उसके लिए जो भी हीट लगती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। समझ में आ गया? जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, है ना? और जिसमें जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये तो आपको पता ही है। इनका क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका रीजन होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा ग्रेटर द मेटलिक कैरेक्टर भी होगा। उतना ही ज्यादा बेटा मेटलिक कैरेक्टर भी होगा। क्लियर होगी बात? आप देखो ध्यान से, ये तो तुम कर लोगे, ठीक है? आगे देखो, इसी में एक चीज आपको मैं दिखाता हूं। जैसे ये स्कैंडियम है, ठीक है? ये टाइटेनियम है, ये वैनेडियम है ना? वैनेडियम के बाद क्या आता है? 21 से 30 याद होगा, क्रोमियम, फिर आता है मैंगनीज Mn, फिर 26 पे आयरन, 27 पे कोबाल्ट, 28 पे निकल, 29 पे कॉपर और 30 पे जिंक। अगर मैं आपसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं स्कैंडियम की तो क्या होगी? 3d1 4s2, इसकी 3d2 4s2, इसकी 3d2 4s3, सॉरी 3d3 4s2, इसमें एक्सेप्शन आ गया था 3d5 4s1, Mn में 3d5 4s2, आयरन में 3d6 4s2, कोबाल्ट में 3d7 4s2, निकल में 3d8 4s2, फिर इसमें एक्सेप्शन आ गया कॉपर में 3d10 4s1 और जिंक में 3d10 4s2। मतलब जिंक की ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर की ये है, निकल की ये, कोबाल्ट की ये, आयरन की ये, Mn की ये, क्रोमियम की ये, वैनेडियम की ये, टाइटेनियम की ये, स्कैंडियम की ये। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताना एक बार फटाफट। स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 4s तो पूरा भरा हुआ है, 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? क्रोमियम में 6 हैं, मैंगनीज में कितने हैं? 5, आयरन में कितने हैं? 4, कोबाल्ट में कितने हैं? कोबाल्ट में 3d7, डी में 5 डब्बे होते हैं, 7 भरे हुए हैं, 3, इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 1, इसमें कितने हैं? 0। आप डब्बे बना के देख लेना, ठीक है? तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? क्रोमियम के पास 6, फिर इसके पास 5, ठीक है?
तो सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर किसका हुआ? क्रोमियम का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्रोमियम हैज हाईएस्ट मेटलिक कैरेक्टर इन इट्स सीरीज। क्लियर हो गया? जिंक के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी तरीके से कैडमियम में भी नहीं होगा, फुली फिल्ड है उसका, बताया था ऊपर, और ना मर्क्यूरी में होगा। तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। मैं पूछ लेता हूं आपसे सवाल, व्हाई मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? Answer: because mercury does not have unpaired electrons, does not have unpaired electrons, that is have low metallic character. लो मेटलिक कैरेक्टर मतलब लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हेंस जिसमें मेटलिक कैरेक्टर लो होगा उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, हेंस लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड आसानी से मिल जाएगा। कर लोगे? बोलो बेटा, हो जाएगा? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है डेंसिटी। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है। ऑल दीज मेटल्स have high density। इनकी डेंसिटी बेटा हाई होती है। तो इनकी डेंसिटी हाई क्यों होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम शायद कम होता जाता है, कम होता है, इसी वजह से इनकी डेंसिटी हाई होती है। क्लियर हो रहा है? वॉल्यूम इनका कम होता है इसलिए इनकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है? आप जानते हो रीजन मैं बताता हूं। हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है? तो मैं कहता हूं जो एटॉमिक वॉल्यूम्स होते हैं इनके, इन मेटल्स के, वो लो होते हैं। कोई पूछ ले क्यों भाई वॉल्यूम लो क्यों होता है? एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ दीज मेटल्स इज लो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इनटू, इलेक्ट्रॉन्स भरे कहां जा रहे हैं? आर फिलिंग इनटू n-1 d, डी में जा रहे हैं ना, n-1 d सबशेल। n-1 d समझ गए क्या? अगर 4s है तो 3d में जा रहे हैं, 5s है तो 4d में जा रहे हैं, समझ गए? n-1 d सबशेल। अब n-1 d सबशेल में जा रहे हैं, ns में नहीं जा रहे, नॉट इन ns सबशेल। तो आपको लगेगा ही नहीं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। एक बर्तन है इस तरीके का, पहले मैं इसका आंसर को पूरा कर देता हूं। इनका एटॉमिक वॉल्यूम लो इसलिए होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स n-1 d सबशेल में जा रहे हैं, ns सबशेल में नहीं जा रहे। हेंस वॉल्यूम लो होता है तो हाई क्या होता है? डेंसिटी होता है। मैं आपको समझाता हूं, देखो शायद समझ में आएगा आपको। ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड में पाइप डाली हुई है।
ऐसे, ठीक है। एक और मान लो ये ग्राउंड है और इसमें पाइप डाली हुई है, तो ये सिर्फ NS है। इसमें आप पानी भरोगे तो वो पानी जल्दी भरता हुआ दिखाई देगा, फिर गिरने लग जाएगा। इसमें जब तुम पानी भरोगे, ये N-1D है, तो पानी इसमें जा रहा है, आपको काफी पानी यूज हो जाएगा और आपको लगेगा इन्हीं पानी भर चुका है, तो वॉल्यूम आपको कम लगेगा इस केस में। मान लो आपने इसमें 100 ml पानी डाला और इसमें भी आपने 100 ml पानी डाला, तो यहां पर जो वॉल्यूम आपको अपीयर्ड होगा यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर जो वॉल्यूम अपीयर होगा वो ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, बिकॉज यहां पर पानी इस साइड चला जाएगा। ऊपर से लगेगा आपको सीधा पाइप है, लेकिन पानी इस तरफ चला जाएगा, तो 100 ml से आपको लगेगा ना के बराबर आपका पाइप भरा। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको, ठीक है। तो मैंने ये साबित किया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डी सब शेल में जाते हैं, ठीक है। डी सब शेल हिडन होते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन जब भरते हो तो आपको लगता ही नहीं है वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम लो रहता है, वॉल्यूम लो रहता है, इसलिए डेंसिटी इनकी हाई रहती है, ठीक है। कर लोगे? फिर आता है फोर्थ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर बता देता हूं। दीज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई पूछे क्यों भाई इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, तो कह देना इनमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इनमें जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग between atoms of these elements, और कह लीजिए ड्यू टू हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर? बोलो बेटा, यहां तक हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं, बेसिक चीजें थी, ठीक है, इसको हम करते हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता ही है, तो आई होप आप इस सब को पढ़ लेंगे। और कल हम शुरू करेंगे फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी से, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज इतना ही करना है, तो कल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर को आगे, और कोशिश करेंगे चैप्टर हमारा जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू।